जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अभिषेक सर और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। आपको बता दूं कि हिंदी वर्णमाला से यदि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हैं तो उस परीक्षा में हिंदी वर्णमाला से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हिंदी वर्णमाला बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हिंदी का एक पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षाओं में हर वनडे एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। और अभी जो है आपका जो परीक्षा होने वाला है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसमें हिंदी से काफ़ी अच्छे संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 37-38 प्रश्न जो है हिंदी के होते हैं। इसमें से हिंदी के सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी वर्णमाला से भी काफ़ी प्रश्न जो है पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर को अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो वर्णमाला से पूछे गए हैं। तो आज हम लोग वर्णमाला यानी वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको हम लोग कवर करने वाले हैं इस सिर्फ एक ही वीडियो में। वर्णमाला अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आज की वीडियो में पढ़ने के बाद आप वर्णमाला के सारे प्रश्नों को आप यहीं कवर कर ले जाएंगे। आपको बता दूं कि हमने इस वीडियो में हमने आज की क्लास में जो है 50+ क्वेश्चन को लिया है। 50 क्वेश्चन तो आपको ऐसे दिख रहे हैं, बाकी बीच बीच में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जहाँ से आपको और सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो आप अगर इस क्लास को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप कम से कम पूरी वर्णमाला को साथ में कवर करेंगे और कम से कम 50+ क्वेश्चन यानी 70-80 क्वेश्चन आप करके यहाँ से जाओगे। तो आज की क्लास आपको पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को तक शेयर जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि इस चैनल पे जो है यूपी पुलिस के लिए हिंदी की वीडियो पड़ी है जिसको आप यहाँ जाके देख सकते हो और बहुत अच्छी तरह तैयारी यहाँ पे कराई जाती है बिल्कुल निःशुल्क में। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास का जो पहला जो टॉपिक हमारा है हिंदी वर्णमाला, इसका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। इसका ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 54 और ऑप्शन डी है 55। इसका जल्दी से उत्तर आप लोग दीजिएगा सब लोग। तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो हमारे वर्ण हैं वो कितने हैं? 52 हैं। कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्ण हमारे हैं 52 हैं। अब वर्ण को हम लोग ध्वनि भी कहते हैं, वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं तो आप बताओगे कि 52 है। चाहे वर्ण कहेगा या ध्वनि कहेगा, दोनों की संख्या हम बताएंगे 52। चलिए आगे बात करते हैं कि हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 33 और ऑप्शन डी है 10। इसका सही उत्तर दीजिएगा आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11, यानी जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में जो स्वर हैं या हिंदी वर्णमाला है इसमें जो स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है? 11 है। हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो स्वर 11 कौन कौन से होते हैं। तो हमारा जो पहला स्वर होता है वो हमारा होता है अ, उसके बाद आ आता है, उसके बाद ई जिसे आप लोग छोटी ई बोलते हो, उसके बाद ई जिसे बड़ी ई बोला जाता है, उसके बाद ऊ जिसे छोटा ऊ बोलते हैं, उसके बाद ऊ जिसे बड़ा ऊ बोला जाता है, उसके बाद ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ, उसके बाद आपका आता है औ। यानी ये कुल हमारे जो है 11 स्वर हैं। गिन सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक आपका री छोटा हुआ था तो 10 से 11, यानी 11 हमारे स्वर होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है कि हिंदी में स्वरों की कितनी मात्राएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर स्वर की मात्रा पूछेगा तब बताओगे 10। क्या बताओगे? स्वर की मात्रा पूछेगा बताओगे 10 और स्वर की संख्या पूछेगा तो बताओगे 11। अब कौन ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है? तो अ जो हमारा होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी जितने भी हमारे स्वर होते हैं इनकी मात्रा होती हैं। जैसे आप लोग पढ़ेंगे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, तो इन सब की मात्राएं होती हैं। री की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है,
इन सब की मात्रा होती है लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी एक निकल के आता है कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो उसके लिए आप उत्तर दोगे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी अन्य स्वरों की मात्रा होती है। इसलिए मात्रा की संख्या पूछेगा तो बताओगे 10, और अगर स्वर की संख्या पूछेगा बताओगे 11। चलिए, अच्छा, किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि जैसे कि छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं उसमें आप स्वर पढ़े होंगे, आपको दिखाता है अंग और अ भी आता है, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पे स्वर को लिखा होता है तो वहाँ पे 13 हो जाता है, लेकिन आपको 13 इनको दोनों काउंट नहीं किया जाता है। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं अयोग्यवाह। इन्हें बोलते हैं, हिंदी में इनको बोला जाता है अयोग्यवाह बोला जाता है, अयोग्यवाह, अयोग्यवाह इनको बोला जाता है, ठीक है। इन्हें बोलते हैं अयोग्यवाह, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम लोग अयोग्यवाह बोला जाता है, ठीक। इन्हें बोलते हैं अयोग्यवाह, अयोग्यवाह बोला जाता है, ठीक। और ये हमारे कौन होते हैं, तो अंग अ होता है और अ होता है, इनको बोलते हैं अयोग्यवाह। इनकी संख्या होती है 2। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। इसका आपका विकल्प है ए वर्ण, बी मात्रा, सी ध्वनि और डी आपका है शब्द। इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग सभी लोग। भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है वो आपकी होती है शब्द। सार्थक इकाई पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा शब्द। क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक आने से इसका उत्तर हो जाएगा शब्द, ठीक है। क्योंकि शब्द का ही अर्थ होता है, सार्थक का मतलब कि जिसके साथ अर्थ आए, जिसका कोई ना कुछ अर्थ हो, इसलिए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा शब्द। लेकिन अगर क्वेश्चन यही कह देता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वहाँ पे उत्तर हो जाता आपका वर्ण या ध्वनि, क्योंकि वर्ण ध्वनि दोनों एक ही चीज़ होती हैं, तो वर्ण या ध्वनि हो जाता। लेकिन यहाँ पे सार्थक इकाई पूछा है इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा शब्द। सॉरी। इसका अगला प्रश्न आपका है कि वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्ण के समुदाय यानी समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन इसका दिया है ए वर्णमाला, ऑप्शन बी दिया है आपका शब्द, ऑप्शन सी दिया है अक्षर और ऑप्शन डी आपको दिया है व्यंजन। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर लगाइएगा सब लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णमाला, सही उत्तर हो जाएगा वर्णमाला। चलिए तो अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग आज 50 प्रश्नों को करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आपके जितने भी क्वेश्चन सही होंगे उनका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि हमारे जो है 50 में इतने सही हुए। आपकी तैयारी कितनी सही है, कहाँ तक पहुँची है, आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं या नहीं है। आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या आपको और कितनी तैयारी करनी है, आप यहाँ से इस चीज़ को गेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। इसका ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है मात्रा, ऑप्शन सी है वाक्य और ऑप्शन डी है शब्द। इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। तो शब्द की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे कहते हैं वर्ण। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ण। अब शब्द की सबसे छोटी इकाई पूछा है तो भी वर्ण हो जाएगा, और भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो भी वर्ण हो जाएगा, क्योंकि वर्णों के मिलने से ही शब्द बनता है, इसलिए शब्द की छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस 2017 में कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। सॉरी, ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 33 और ऑप्शन डी है 25। तो हिंदी भाषा में जो हमारे कुल व्यंजन हैं उनकी संख्या कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या है 33। कितनी है, 33। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, तो व्यंजन बताएंगे 33, और अगर स्वर पूछेगा तो बताओगे 11, और अगर वर्ण पूछेगा ध्वनि पूछेगा तो बताओगे 52। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 33 और ऑप्शन डी है आपका 25। इसका सब लोग उत्तर दीजिएगा। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 25 यानी 25 है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन को जो है वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन।
वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन ये दे दे कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो भी आप क्या बताओगे? तो भी आप बताओगे कि वर्गीय व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं? वर्गीय व्यंजन भी हमारे होते हैं 25। कितने होते हैं? वो भी हमारे होते हैं 25। और स्पर्श व्यंजन भी पूछेगा तो बताओगे 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 25 हो जाएगा। 7वें का जो उत्तर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एक से अधिक वर्ण के मेल को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है अक्षर, ऑप्शन सी है व्यंजन और ऑप्शन डी है अयोग्यवा। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा सब लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षर। जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उनके मेल को कहा जाता है अक्षर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में जो अंतस्थ व्यंजन है वो कौन से होते हैं? इनकी संख्या भी कभी पूछ लेता है। तो पहले बात करेंगे ऑप्शन ए में य र ल व होता है, या ऑप्शन बी स और ह होता है, या आपका ऑप्शन सी दिया है ढ या अड़ न और म होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये य र ल व को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या अगर पूछ लेगा तो बताओगे 4। संख्या कितनी होती है? 4 कौन कौन से होते हैं? तो य र ल व होता है, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, और इसी में जो स और ह दिया है इसे कहते हैं उष्म व्यंजन, इसे कहते हैं उष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें ड या ड़ न म दिया है, इन्हें कहते हैं नस्का व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संयुक्त अक्षर कितने हैं? आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त अक्षर कितने हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 33। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सब लोग उत्तर दीजिएगा। जो हमारे संयुक्त अक्षर हैं वो कितने हैं? तो वो हैं 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 4। अब संयुक्त अक्षर हमारे होते हैं कौन कौन से? तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं ऐसा आपका होता है क्षय, त्र, ज्ञा यानी ज्ञानी वाला ज्ञा, और श्राप जो श्राप दिया जाता है ना, तो श्राप वाला आपका हो जाएगा स्र हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आपका स्र हो जाएगा। तो ये 4 हमारे होते हैं संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं? तो यही होते हैं। कई बार पूछता है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा संयुक्त अक्षर नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, इनको याद रखिएगा। क्षय, त्र, ज्ञा और स्र को ही कहा जाता है संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? उष्म व्यंजन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो उष्म व्यंजन आपका ऑप्शन दिया है य र ल व, फिर वही वाला ऑप्शन है स ह और ड या अड़ न और म। तो अभी बताया था कि उष्म व्यंजन होते हैं जो हमारे होते हैं वो स और ह को कहा जाता है उष्म व्यंजन। तो सही उत्तर हो जाएगा बी स और ह। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? जो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन होता है उसका अंतिम वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अयोग्यवा, संयुक्त अक्षर, पंचमाक्षर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का जो अंतिम वर्ण होता है उसे कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहा जाता है। ठीक है, अब ये वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं तो एक बार इनको देख लीजिएगा। वर्गीय व्यंजन किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे हमने वीडियो में डाल रखा है वर्गीय व्यंजन किसे कहा जाता है। देखिए हमारे 33 व्यंजन होते हैं, इनको ही कहा जाता है। 33 व्यंजनों में जो 25 हमारे व्यंजन होते हैं उनको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। क वर्ग से लेकर के प वर्ग, यानी जो क वर्ग हमारा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क वर्ग है, क वर्ग से लेकर के, ठीक है, और यहाँ से लेकर के ये जो प वर्ग के जो हमारे व्यंजन है, जो 25 व्यंजन है, इनको कहते हैं वर्गीय व्यंजन। जैसे क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। ये 25 होते हैं, इनको ही हम लोग कहते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो आपसे स्पर्श व्यंजन कहेगा या वर्गीय व्यंजन कहेगा, इनको ही कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 25। कुल व्यंजन पूछेगा तो होती है 33। ठीक, तब जहाँ भी वर्गीय व्यंजन का नाम आएगा तो समझ जाएगा कि इन 25 के बारे में बात हो रहा है। चलिए
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का अंतिम वर्ण क्या कहलाता है, तो उनको कहते हैं पंचमाक्षर कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ऊपर पढ़ चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। तो इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं गंवाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, यानी हिंदी किस लिपि की भाषा है। पहला दिया आपको गुरुमुखी, देवनागरी, खरोष्टी, फारसी। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है कौन सी है, वो है देवनागरी। कौन सी है, वो है आपकी देवनागरी। ठीक है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है आपकी देवनागरी। अब देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है, तो ध्यान दीजिएगा। देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी आती है, मराठी आती है और आपकी संस्कृत आती है। संस्कृत यानी हिंदी की भी लिपि क्या हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी। मराठी की भी लिपि हो जाएगी देवनागरी हो जाएगी। और संस्कृत की भी लिपि क्या हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया है आपका ऑप्शन गुरुमुखी। गुरुमुखी की जो लिपि होती है वो पंजाबी मतलब होती है, पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। ठीक है, और फारसी जो दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो फारसी जो लिपि है इसकी जो भाषा उर्दू होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी देवनागरी लिपि की भाषा नहीं है। देखिए अभी हमने बताया था कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा आती है, तो आपकी हिंदी आती है, आपकी मराठी आती है और संस्कृत आती है। ठीक है, उर्दू की जो लिपि है कौन सी होती है, फारसी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उर्दू। उर्दू जो है देवनागरी लिपि की भाषा नहीं है, जबकि हिंदी, मराठी और संस्कृत क्या है, देवनागरी लिपि की भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि पंजाबी जो भाषा है उसकी जो लिपि कौन सी होती है, इसकी लिपि होती है गुरुमुखी। कौन सी लिपि होती है, गुरुमुखी होती है। फारसी जो लिपि है इसकी भाषा होती है उर्दू। इसकी भाषा कौन सी है, इसकी भाषा है उर्दू। ठीक है, इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी, इसकी भाषा हो जाएगी आपकी उर्दू। और देवनागरी की हमने बता दिया, रोमन की जो भाषा होती है वो होती है अंग्रेजी होती है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है आपका 33। तो वर्ण जो होते हैं, वर्ण के हमारे 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा। कौन कौन से, तो एक हमारा स्वर होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा हमारा होता है व्यंजन। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ठीक है, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मूल स्वर कितने हैं। ठीक है, 2 हैं, 11 हैं, 25 है और 4 हैं। मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर जो हमारे हैं उनकी संख्या है 4। कितनी संख्या है, 4। कौन कौन से, तो अ, ठीक है, ई, छोटी, छोटा ऊ, जिसे ऊ बोलते हैं, और री को ही हम लोग बोलते हैं, इनको बोलते हैं मूल स्वर कहा जाता है। इन्हें हरस स्वर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कितने हैं, 4। ये 4 हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। कभी पहचानने के लिए देता है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा मूल स्वर नहीं है, तो इनको ही बोलते हैं मूल स्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से मूल स्वर हैं। देखिए अभी हमने बता भी दिया कि मूल स्वर कौन से हमारे होते हैं, तो ज़्यादा इस पर टाइम नहीं गवाएंगे हम लोग। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, अ, ई, उ और री। ये हमारे होते हैं मूल स्वर होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर है, तो देखिए ए, आई, ओ, औ दिया है ऑप्शन ए में, बी में दिया है अ, ई, उ, री दिया है, और ऑप्शन सी में दिया है आ, ई, उ और री। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी भी संख्या होती है 4। और ये हमारे कौन से होते हैं, तो ये हमारे होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। ये इनको हम बोलते हैं हम लोग दीर्घ स्वर बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर है। आपको दे रखा है ऑप्शन ए में दिया है ए, आई, ओ, औ। ऑप्शन बी में दिया है अ, ई, उ और री, और ऑप्शन सी दिया है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। तो आपसे पूछा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्वर जो 2 स्वरों के मिलने से बने होते हैं उन्हीं को बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो इनकी भी संख्या होती है 4। और कौन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा
कि ए, ऐ, ओ और औ को बोलते हैं संयुक्त स्वर बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि हरस स्वर किसे कहते हैं। हरस स्वर किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर आपको दे रखा है, विकल्प दे रखा है आपका ऑप्शन ए दे रखा है आपको ए, ऐ, ओ, औ। ऑप्शन बी दे रखा है अ, ई, उ, री। ऑप्शन सी दे रखा है आ, ई, उ और री। तो हरस स्वर जो होते हैं मूल स्वर को ही कहते हैं हरस स्वर। तो मूल स्वर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, अ छोटा, ई छोटा, उ और री। इन्हीं को बोलते हैं हरस स्वर बोलते हैं, इनको बोलते हैं मूल स्वर। चाहे हरस स्वर कहेगा या मूल स्वर कहेगा, चाहे मूल स्वर कहे या हरस स्वर कहे, ठीक है, ये दोनों हमारे होते हैं 4। इनकी संख्या यही होती है। कौन कौन से होते हैं, तो ये वाले होते हैं बी वाले ऑप्शन वाले। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाँ, क से लेकर के म तक, क से लेकर म तक के जो हमारे वर्ण होते हैं, ठीक है, के व्यंजनों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी वर्गीय व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन डी अंतस्थ व्यंजन। तो क से लेकर म तक के व्यंजनों को क्या कहा जाता है, तो इनको हम लोग कहते हुए पढ़ के आपको दिखाया भी था कि इनको कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन, या इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन कहेगा, ये आपसे कहेगा स्पर्श व्यंजन। क्या कहेगा, स्पर्श व्यंजन। तो यही हमारे होते हैं। इनकी संख्या अगर पूछेगा तो बताओगे 25। कितने होते हैं, ये होते हैं 25। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अंग और अह को, यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ से गलती थोड़ा सा हो गया, अ होता है, आ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा अ। अंग और अह, अंग और अह को क्या कहा जाता है, ठीक है, अंग और अह को क्या कहा जाता है। दिया ऑप्शन दिया है कि अयोग्यवा, संयुक्त अक्षर, पंचमाक्षर। ठीक है, तो जो अंग और जो हमारे अ होते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है अयोग्यवा। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अयोग्यवा। संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। पूछेगा अयोग्यवा वर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कई बार पहचानने के लिए पूछ लेता है कि निम्न में कौन सा अयोग्यवा है, तो अंग और अह को ही कहा जाता है अयोग्यवा। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न में अर्ध स्वर कौन सा है। निम्न में अर्ध स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए है स और स, ऑप्शन बी है ह और स, ऑप्शन सी है य, व और ऑप्शन डी है र और प। तो इसमें पूछा आपसे अर्ध स्वर पूछा है। ध्यान दीजिएगा, अर्ध स्वर जो होते हैं य और व को कहा जाता है अर्ध स्वर। ठीक है, य और व को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ वर्गीय व्यंजन को आप लोग देख लीजिएगा। हमारे व्यंजन कुल होते हैं 33, जिसमें से हमारे 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 33। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा काकल्य वर्ण है। निम्न में कौन सा काकल्य वर्ण है। ठीक है, इसमें दिया है स, ह, व और र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ह। काकल्य वर्ण जो होता है ह को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकम्पित लुंठी वर्ण किसे कहते, प्रकम्पित या लुंठित वर्ण किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया आपको स, ह, व और र को। ठीक है, तो प्रकम्पित या जो लुंठित हमारा वर्ण होता है वो हमारा होता है र। कौन सा होता है, वो हमारा होता है र होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका र। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन के पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है ल, ऑप्शन बी है ह, ऑप्शन सी है व और ऑप्शन डी है र। तो पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो हमारा होता है ल। ठीक है, कौन सा होता है, ल होता है। एक काकल्य वर्ण जो हमने ऊपर जो क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काकल्य वर्ण कहा जाता है। तो ह को ही कहते हैं और ह को ही हम लोग बोलते हैं, र को बोलते हैं लुंठित। ठीक है, और ह को कहते हैं, जिसमें ह आया है इसे कहते हैं काकल्य वर्ण। ठीक, जो ह वाला आया था इसमें। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है स और स, ऑप्शन बी है ह और स, ऑप्शन सी है य, व और ड, ढ। ध्यान देगा, द्विगुण व्यंजन जो होते हैं ये हमारे ड और ढ होते हैं, इनको भी बोलते हैं द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। ये अब ध्यान दीजिएगा, द्विगुण व्यंजन से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है। ये हमेशा शब्द के बीच में आते हैं या लास्ट में आते हैं, लेकिन इनसे कोई शब्द नहीं बनता है। तो पूछता है कि किस व्यंजन से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है। तो द्विगुण व्यंजन से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है
कि नवीन विकसित ध्वनियाँ किसे कहते हैं। नवीन विकसित ध्वनि किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी है ज और ज, इस पे वो बिंदी लगा है नीचे की तरफ, ठीक है, और ऑप्शन सी है य और व, और ऑप्शन डी है ड और ढ। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे नवीन विकसित जो ध्वनि होती हैं वो ज और फ को बोला जाता है, इनको बोलते हैं नवीन विकसित ध्वनि बोला जाता है, ठीक है। और द्विगुण व्यंजन को जो है, अभी ऊपर जो क्वेश्चन पढ़े हम लोग द्विगुण व्यंजन को जो है उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। यानी जितने भी हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं, जैसे वर्गीय व्यंजन हम लोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग जो पढ़े हैं, तो इनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है सघोष, ऑप्शन बी दिया है अघोष, ऑप्शन सी दिया है अल्प प्राण और ऑप्शन बी डी दिया है महाप्राण। तो याद रखिएगा, वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और जो पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका होता है अल्प प्राण। क्या होता है, वो आपका होता है अल्प प्राण, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्प प्राण हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। वर्गीय व्यंजन का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है आपका सघोष, ऑप्शन बी दिया है अघोष, ऑप्शन सी दिया है अल्प प्राण और ऑप्शन डी दिया है महाप्राण। तो वर्गीय व्यंजन का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वह आपका होता है महाप्राण। क्या होता है, महाप्राण होता है। यानी दूसरा जो चौथा वर्ण होता है वर्गीय व्यंजन का वो आपका होता है महाप्राण, और पहला, तीसरा और जो पांचवा होता है वो आपका होता है अल्प प्राण। तो देखिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। वर्गीय व्यंजन हमारे हैं, तो देखिए आपका वर्गीय व्यंजन का पहला यानी क, तीसरा यानी ग और पांचवा यानी अंग, ये जो हमारे होंगे इनको कहते हैं हम लोग अल्प प्राण। और दूसरा का मतलब जैसे कि ये ख यानी ख लाइन में जितने भी आएंगे ये, और इसके बाद घ, ये हमारे होते हैं महाप्राण। तो वर्गीय व्यंजन जो हमारे होते हैं 25, इनका जो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, और जो इसमें आते हैं दूसरा और चौथा वो होते हैं महाप्राण। चलिए आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। वर्गीय व्यंजन का दूसरा, चौथा जो होता है वो महाप्राण होता। अब आपका क्वेश्चन है कि वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा वर्ण क्या कहलाता है। पहला, दूसरा वर्ण क्या कहलाता है। आपको दिया है सघोष, आपको दिया है अघोष, आपको दिया है अल्प प्राण, आपको दिया है महाप्राण। तो वर्गीय व्यंजन का पहला जो दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होता है। कौन सा होता है, अघोष होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सघोष, ऑप्शन बी अघोष, ऑप्शन सी अल्प प्राण और ऑप्शन डी महाप्राण। तो ध्यान दीजिएगा, वर्गीय व्यंजन का जो आपका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है वो हमारे होते हैं सघोष। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इन्हीं को हम लोग घोष भी बोलते हैं। आपको सघोष देगा या घोष देगा, दोनों एक ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न में कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, महाप्राण क्या होता है। तो हमारा वर्गीय व्यंजन का जो दूसरा, जो चौथा होता है महाप्राण होता है। तो देखिए इसमें आपको ख दिया है, दूसरा है, और घ चौथा है, ये भी महाप्राण है। आपका पहले दिया है ट और दिया है छ। ध्यान दीजिएगा, ट हमारा पहला हो गया, इसलिए कौन सा हमारा महाप्राण, यही हो जाएगा। महाप्राण नहीं होगा क्योंकि पहला नहीं होता है, दूसरा और चौथा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सा अल्प प्राण है। ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी दिया है थ, ऑप्शन सी दिया है ट टमाटर वाला, और ऑप्शन डी दिया है छ यानी छतरी वाला। तो यहाँ पे आपका अल्प प्राण पूछा है। अभी अल्प प्राण पर पढ़ के आए कि वर्गीय व्यंजन का जो पहला, तीसरा, जो पांचवा होता है वही अल्प प्राण होता है। देखिए जो ट दिया है, ट के बाद ठ आता है, तो ठ हमारा कौन सा हो जाएगा, ठ हमारा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, हमारा ए वाला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। बाकी सब क्या है, पहले, तीसरे वाले हैं, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा ठ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको दिया ऑप्शन ए छ, छतरी वाला छ, ऑप्शन बी दिया आपको त्रिशूल वाला, ऑप्शन सी दिया है ज्ञानी, और ऑप्शन डी दिया है व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका व। ऊपर में बताया था कि संयुक्त व्यंजन हमारे चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और स्र। इसको लेकर के स्र को अगर शामिल कर दिया है तो हमारे चार होते हैं, तीन ये हो जाएंगे, चार ये हो जाएगा। इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। चलिए ऑप्शन
अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सी दंत ध्वनि है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन ए दिया है क, ऑप्शन बी दिया है ठ, ऑप्शन सी दिया है द और ऑप्शन डी दिया है फ। अब लोग बात कर लेते हैं कि दंत ध्वनि क्या होती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा जो जीभ होती है दांत को टच करती है उन्हें बोलते हैं दंत ध्वनि बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि जो त वर्ग होता है, त वर्ग में आपका आता है त, थ, द, ध और न। इनको हम बोलते हैं दंत ध्वनि, मतलब इनके उच्चारण में दांत जो होता है जीभ को टच करती है। अब जैसे बोलिएगा त में आपकी जो दांत है जाकर जीभ को टच करेगी तो ये आपके हो जाती हैं दंत ध्वनि हो जाती हैं। अब इसमें से कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए त, थ, द, ध, न में कौन सा मिल रहा है, द वाला मिल रहा है, इसलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा द। कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बात करते हैं कि व का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ दिया है, तालु दिया है, कंठोष्ठ दिया है और दंतोष्ठ दिया है। ठीक है, तो व का उच्चारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये मतलब पेपर में पूछा गया है, इस पर स्टार बना लीजिएगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये आपका होता है दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ के उच्चारण से आपका व का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कंठ से आपका दिया है ऑप्शन ए ह, घ और ये बिंदी जो दिया है इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है य, स, च और ई और ऑप्शन सी दिया है ट, र, री और स और ऑप्शन डी दिया है थ, ल और स। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कंठ। कंठ से उच्चारण जो होता है हमारा वर्गीय व्यंजन का जो क वर्ग होता है उसका होता है, उसके बाद ह का होता है और विसर्ग का होता है। यानी घ का मतलब है कि वर्गीय व्यंजन का है, तो वर्गीय व्यंजन का जो हमारा क वाला वर्ग होता है उसका ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कौन सा होता है, कंठ होता है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात किया जाए कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका कंठ के बाद आता है हमका तालु। पहले हमारा आता है कंठ, ठीक है, कंठ आता है, कंठ के बाद हमारा तालु आता है, तालु के बाद आता है मूर्धा, उसके बाद आता है दंत, उसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ में आपका आता है प, फ, ब, भ आता है, दंत में आपका त, थ, द, ध आता है, कंठ में आपका क वर्ग वाला आता है, तालु में आपका जो च वर्ग आता है और मूर्धा में आपका आता है ट वर्ग। ट वर्ग जो भी वर्ण होते हैं हमारे मूर्धा में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न में मध्य स्वर कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमारे स्वर होते हैं अगर इनके बारे में बात करें तो उच्चारण का आधार पर स्वरों को भी 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो वही पूछा है कि मध्य स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है उ, बड़ा उ, आ और ओ। ऑप्शन बी दिया आपको अ, ऑप्शन सी दिया है छोटी ई, बड़ी ई, ए और री दिया है। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ को बोलते हैं मध्य स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अग्र स्वर है। निम्न में कौन सा अग्र स्वर है। ऑप्शन ए दिया है उ, आ, ओ। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है अ, ऑप्शन सी दिया है ई, ए और री। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या होते हैं कि मतलब जिनके उच्चारण जो है उच्चारण हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जीभ के अगले भाग से जिनका उच्चारण होता है उसको बोलते हैं अग्र स्वर बोला जाता है। ठीक है, तो मध्य स्वर हम लोग पढ़ रही है कि अ वाला होता है। ठीक है, अब इसका उत्तर दीजिएगा कि अग्र स्वर आपका कौन सा होता है। चलिए, तो इसमें जो आपका होता है अग्र स्वर में आते हैं आपके ऑप्शन सी वाले वर्ण आ जाएंगे, यानी ई, ए और री वाले, इनको बोलते हैं हम लोग अग्र स्वर। और जो उ, आ और ओ होते हैं ये हमारे होते हैं पश्च स्वर, इनको बोलते हैं पश्च स्वर। ठीक है, और इनको बोलते हैं अग्र स्वर और अ को बोलते हैं मध्य स्वर। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अनुनासिक है। निम्न में कौन सा अनुनासिक है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका संशय,
उसके बाद दिया आपका आँख, उसके बाद दिया आपको अंकज और आपको दिया आपको नाक। इसका सही उत्तर बताइएगा आप लोग सब लोग कि निम्न में कौन सा जो है आपका अनुनासिक है। ध्यान देगा, अनुनासिक का मतलब होता है कि जिसमें नाक बाद में आता है। ठीक है, जिसमें नाक क्या होता है, बाद में आता है, उनको बोलते हैं अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। इसे आँख बोलते हैं तो नाक बीच में आता है ना, तो आपका ये हो जाएगा आपका अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका आँख। ठीक है, आँख जो आपका हो जाएगा अनुनासिक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अनुस्वार है, निम्न में कौन सा अनुस्वार है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है आपका दुख, आपको दिया है ढांचा, आपको दिया है अंश, आपको दिया है सड़क। ठीक है, तो इसमें पूछा आपसे कि अंश जो है हमारा जो है इसमें से है अनुस्वार कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार क्या होता है, तो अनुस्वार पहचानने का तरीका ये है कि जिस शब्द के ऊपर बिंदी लगा है। ठीक है, इसमें सही उत्तर पहले जान लेते हैं कौन सा है। इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अब कैसे होगा, ध्यान देगा, जिस शब्द के ऊपर अगर बिंदी लगा है और उसके तुरंत बाद यदि आपका जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या जो उसमें व्यंजन होते हैं, अगर उसमें से कोई भी एक आया है तो वो कौन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपको अनुस्वार कहलाएगा। जैसे अंतस्थ व्यंजन य व र जो होते हैं या उसमें व्यंजन स ह होते हैं। देखिए यहाँ पे बिंदी के जस्ट बाद स आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में किस शब्द में द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हुआ है। निम्न में किस शब्द में द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हुआ है। आपका ऑप्शन ए है दुख, आपका ऑप्शन बी है ढांचा, ऑप्शन सी है आपका चंद्रिका और ऑप्शन डी दिया आपका पढ़ाई। तो द्विगुण व्यंजन सबसे हम लोग जान दें कि ड और ढ को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड और ढ को बोला जाता है द्विगुण व्यंजन। अब ये वाला वर्ड किस में आया है, तो पढ़ाई में आया है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से पूछा जाता है कि निम्न में किसमें द्विगुण व्यंजन का प्रयोग हुआ है, किसमें अनुस्वार का हुआ है, किसमें जो है पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है, किसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में किस शब्द में, ठीक है, निम्न में किस शब्द में विसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस शब्द में विसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आपका विकल्प बताइएगा विसर्ग का। ऑप्शन ए है दुशासन, ऑप्शन बी है संदेश, ऑप्शन सी है अवतार, ऑप्शन डी है हर्ष। तो ध्यान दीजिएगा कि विसर्ग हम लोग जानते हैं कौन से होते हैं, इसको विसर्ग बोला जाता है। किस में आया, ऑप्शन ए में आया, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी दुशासन। अब का अगला क्वेश्चन है 47 कि निम्न में किस शब्द में रेफ र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस शब्द में रेफ र का प्रयोग हुआ है, समर में, कर्तव्य में, ग्रह में और राष्ट्रीय में। तो ध्यान दीजिएगा जो रेफ र है, ठीक है, इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा कर्तव्य। कौन सा हो जाएगा, कर्तव्य। अब रेफ र क्या होता है, ध्यान देगा र के, चलिए आगे क्वेश्चन आया है इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बताते हैं इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि र के कितने रूप होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी दिया है 5। तो याद रखिएगा र के जो 3 रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। अब जान लेते हैं, देखिए र का 3 रूप होता है। पहला होता है सामान्य रूप, सामान्य रूप होता है जैसे आपका सामान्य र जिसमें किसी में आ जाए, र ऐसे आ जाए, उसे सामान्य रूप बोला जाता है। एक आपका होता है रेफ रूप, रेफ रूप होता है। ये क्या होता है, तो इसमें र जैसे ऊपर लगा होता है, देखे होंगे र ऐसे लगा होता है। ठीक है, या ऐसे लगा होता है। जैसे देखिए राष्ट्रीय में जो र लगा है ये भी रेफ रूप है, और जो कर्तव्य में जो लगा है, ठीक है, जो लगा है ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका रेफ रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, अगला आपका हो जाएगा क्वेश्चन की हिंदी शब्दकोश में क के बाद क्या आता है। हिंदी शब्दकोश में क के बाद क्या आता है। ठीक है, तो इसमें दिया आपका ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी छ, ऑप्शन सी त्र और ऑप्शन डी ज्ञा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हिंदी शब्दकोश में क के जस्ट बाद आता है छ। क के जस्ट बाद क्या आता है, क के जस्ट बाद आता है आपका जो है छ आता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छ वर्ण किसके मिलने से बनता है। ठीक है, छ वर्ण जो किसके मिलने से बनता है, तो हम लोग पढ़ेंगे जो संयुक्त हमारा जो होता है संयुक्त वर्ण, ये 2 वर्णों के अक्षरों या वर्णों के मिलने से बने होते हैं। तो वही पूछा कि जो छ वर्ण किसके मिलने से बना है। ऑप्शन ए है आधा क प्लस अ, ऑप्शन बी है क प्लस स, ऑप्शन सी है आधा त प्लस र और ऑप्शन डी है आधा क प्लस स। तो ध्यान देगा जो संयुक्त वर्ण होते हैं, हमारे जो वर्ण होते हैं, ये आधे व्यंजन, ठीक है, आधा व्यंजन
प्लस पूरा व्यंजन, पूरा व्यंजन, ठीक है, पूरा व्यंजन, इनके मिलने से बनते हैं, ठीक है। आधा व्यंजन, ठीक है, आधा व्यंजन प्लस पूरा व्यंजन, पूरा व्यंजन, ठीक, पूरा व्यंजन के मिलने से बनता है। तो इसमें आधा व्यंजन हमारा क हो गया और स हो गया, ठीक है। और जो छ होता है इसको बोलते हैं ना कछा, कछा बोला जाता है। तो इसमें छ, क, आधा क और स, इसके मिलने से बना होगा सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्लास का जो अगर आपको थ्योरी सेक्शन वाला वीडियो देखना होगा तो आप चैनल से जा करके देख सकते हैं, इसमें वर्णमाला में वो पड़ा है, वहाँ से देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन लिंक इसमें वीडियो में मैं डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपको फिर से दोबारा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।